यादें 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 हो यादें 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 हो यादें 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 हो। हेलो, नमस्ते। आज हम एक ऐसा एकम लेकर आए हैं जो समाज में, परिवार में बहुत मायने में रखता है। घर। घर किसे कहते हैं? जिसकी चार दीवार हो उसे, छत हो उसे? जी नहीं। घर में भावनाएं जुड़ी रहती है। ये सभी भावनाओं का प्रतीक है। घर यानी कि घर किसे कहेंगे? चार दीवारें हो, छत हो, उसे घर नहीं कहते। ऐसे तो कई खंडहर है, लेकिन जिसमें कोई इंतजार करने वाला हो, इंतजार करने वाला हो, भावनाएं जुड़ी हुई हो, उसे घर कहते हैं। आप हर रोज 5 बजे स्कूल से घर आ जाते हैं। यदि 5:30 बजे तब तक नहीं आए तो माँ बार बार दरवाजे की ओर, रास्ते की ओर अपनी निगाहें दौड़ाती रहती है। अभी तक क्यों नहीं आया मेरा बेटा? अभी तक क्यों नहीं आया मेरी बेटी? अभी तक क्यों नहीं आई? बार बार रास्ते की ओर देखते हैं। जहां इंतजार है वही घर है। पापा नौकरी पर गए, ठीक वक्त पर शाम को 6 या तो 6:30 बजे पर आ जाते, आज नहीं आए। भाई नौकरी पर गए, नहीं आए, तो भाभी है ना, बार बार देवर से पूछते हैं, आज तुम्हारे भाई अभी तक क्यों नहीं आए? हर रोज तो आ जाते हैं। ठीक है, जहां इंतजार होता है वही घर है। तो ऐसे घर एकम को लेकर भोलाभाई पटेल है, उसने लिखा है। इसमें ये चार दीवार और छप्पर वाला ही नहीं, लेकिन भावनाओं का प्रतीक वही घर है। ये भावनाएं जुड़ी हुई है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भोलाभाई के बारे में परिचय। भोलाभाई के बारे में आप देखें तो भोलाभाई है वो गुजरात के हैं। सबसे पहले तो भोलाभाई का जन्म सन 1934 में हुआ था। उनका निधन 2012 में हुआ था। आमतौर पर देखा जाए तो भोलाभाई पटेल गुजराती भाषा के साहित्यकार हैं। गुजराती साहित्य में बहुत बड़ा उनका योगदान है। उनका जन्म महसाणा यानी कि गुजरात निकट सोजा गांव में हुआ था। पढ़ाई बनारस यूनिवर्सिटी से हिंदी, संस्कृत, प्राचीन भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृति आदि विषय में बीए की उपाधि प्राप्त की, यानी कि स्नातक हुए। इसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे थे। साहित्य में उनका प्रदान देखें तो भोलाभाई पटेल की प्रमुख रचना अधुना, विदिशा, कांचनजंगा, अग्नि एक अध्ययन आदि उनकी रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य में उनको अनेक पुरस्कारों से नवाजित किया गया था, सम्मानित किया गया था। गुजरात साहित्य सभा की ओर से रंजीत राम सुवर्णचंद्रक भी प्राप्त हुआ है उसको। दूसरा, गुजरात के बाद हिंदी साहित्य सेवी सम्मान का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार स्वामी सच्चिदानंद सम्मान। इसके बाद भारत सरकार का पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इस प्रकार भोलाभाई पटेल
गुजरात के होते हुए भी पूरे देश में उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। चलिए तो हम यही एकम का सारांश क्या है, तो सभी बच्चे ध्यान से ये एकम का सारांश सुने और बाद में हम पढ़ाएंगे। भोलाबाई का निबंध घर का सारांश मैं आपको बता रहा हूं। आजकल शहर में जाने की दौड़ लगी है। दरअसल लोग यही मानते हैं कि रोजगारी प्राप्त करने के लिए, तो भोलाबाई के शहर में भी, गांव में भी यही बात को लेकर सभी लोग शहर में जाने लगे हैं। शहर में स्थायी होने के कारण लेखक को लगभग बंद रहने वाले अपने छोटे से गांव के पुश्तैनी और जर्जरित घर को बूढ़ी मां की अनुमति से बेच देने का विचार किया। उनके सोजा गांव में पुराना जर्जरित मकान था न, अपनी बूढ़ी मां की से अनुमति प्राप्त करके उन्होंने बेचने का निर्णय किया। घर के सभी सदस्यों ने स्वयं मजदूरी करके घर बनाया था। पिताजी इनके लिए अपनी बैलगाड़ी से ईंट लाए थे। चिनाई के लिए, गारा बनाने के लिए गांव के अंबा तालाब की चिकनी मिट्टी स्वयं खोद कर लाए थे। मेरी मां ने सतत गारे की तसले चढ़ाए थे। इसी घर में ही हम सब भाई बांधवों का जन्म हुआ था। इसी कमरे में हमारे दाम्पत्य जीवन का प्रारंभ हुआ। इसी कमरे में हमारी संतानों का जन्म हुआ। जीवन में शुभ अशुभ प्रसंग आए। इसी घर से कंधे पर थैला लटकाकर पाठशाला में पढ़ने गए थे। इसी घर के आंगन में हमारी बहनों और भाइयों के विवाह मंडप बनते थे। यही बिरादरी वालों के साथ झगड़े और स्नेह मिलन भी हुए थे। यही पड़ोसियों के साथ बोलचाली और जाड़ों में अलाव के पास बैठकर मधुर प्रेम कथाएं हुई थी। जाड़ों यानी कि सर्दी के मौसम में सिगड़ी जलाकर सभी लोग बैठकर, उनके चारों ओर बैठकर सभी बातचीतें भी करते थे, कहानियां भी करते थे। इसी आंगन में हमारे परिवार के सदस्य, परिवार में भी जो भैंस है, पड़िया है, बैल है, बछड़े है, ये बांध जाते थे। इसी घर के दालान में मेरी दादी, दादा और पिता की मृत्यु के समय गोबर से लीपकर उस पर उन्हें सुलाकर पुजाई हुई थी। मकान पैसों से खरीदा या बनाया जा सकता है, पैसे लेकर बेचा जा सकता है, परंतु घर तो एक भावना है। घर सिर्फ पैसों से खरीदा या बनाया नहीं जा सकता। इसलिए लगने लगा कि भले ही घर पुराना होता जाए, भले ही गिर पड़े, परंतु वह बना रहे। ऐसा भी माना जाता है कि यदि शहर में रहना है तो गांव के घर को रखने का क्या अर्थ है। अंत में निकाल देने का निर्णय किया। घर निकालने के निर्णय के बाद हम सब भाइयों ने एक बार परिवार अपने उस घर में एक दिन साथ रहने का सोचा। सभी परिवार के साथ, भाई, भौजी, भाई के बच्चे, बहन, सब लोगों ने एक दिन अपने परिवार के साथ ये पुराने पुश्तैनी घर में रहने का निर्णय किया। पिताजी की मृत्यु के बाद मां उदास रहती थी। घर के सामाजिक प्रसंगों में रुचि नहीं लेती थी। यह भी यहां आकर प्रसन्न लगी। पुराने घर में आए ना तो मां खुश होने लगी। परंतु अब घर की प्रत्येक दीवार मुझे उल्हाना देने लगी। यहां दालान में बैठकर उच्च शिक्षा के ग्रंथ पढ़ता था। वहां जाकर खाट बिछाकर बैठा। खाली नाद थी, खूंट थे, परंतु ढोर नहीं थे। ठीक है,
जानवर पालतू थे ना, आज तो सब पढ़ लिख कर शहर में स्थायी हो गए थे, तो सभी जानवरों के खूंट थे, लेकिन कोई डोर नहीं था। आंगन देखा, खपरेल देखा, विवाह के तोरण के बीच मेरी बहन ने विवाह मंडप में बैठी थी। यही दादा दादी और पिताजी की अस्थियों बंदी थी। घर के अंदर का बंद जर्जरित कमरा पहले मिट्टी की कोठियों और पिटारों से भरा था। मिट्टी की कोठियां बनाई थी अनाज रखने के लिए और पिटारों से भरा था। कोने में दही बिलोने का बड़ा मटका, मंथनिया, दही बिलोने का बड़ा मटका और खूंटी पर बड़ी रही लड़की है। मैं और मेरी संतान यहां जन्मे थे। बीच के खंड में जब हम खाना खाते थे, उससे दालान में आया। बूढ़ी मां अकेली बैठकर रो रही थी। मां को कम दिखाई देता है, कम सुनाई देता है। अधिक दिन अब नहीं निकाल सकेगी ऐसा लगता है। पास जाकर पूछा, यह क्या मां, तू क्यों रो रही है? और यह जोर जोर से रो पड़ी। यह घर, बस इतना ही। वह आंसू और हिचकियों के बीच उसने कहा, यह घर मैं जी रही हूं, तब तक मत निकालो। मैं अब कुछ दिनों की मेहमान हूं, फिर तुम लोग जो चाहो। मां को रोता देखकर मुझे तो दुख हुआ, परंतु आनंद विशेष हुआ। लगा कि उसका हृदय अभी जीवंत है। उसे अभी जगत में, जीवन में रुचि है। घर के प्रति उनका गहरा राग है। मां ने कहा, मैंने इस घर की सतह तक ईंटें चढ़ाई है। तुम्हारे पिता ने कितनी उमंग से बांधा है। इसलिए मेरे जाने के बाद भगवान करे तुम लोग महल बनाओ, किंतु यह घर तो मत बेचो। ठीक है, ये भावनाएं जुड़ी हुई है। ये निबंध हृदय द्रावक है। उसे बार बार पढ़े, अच्छा लगेगा। ठीक है, अगले पीरियड में हम एक अंक को पढ़ते हुए इसमें निकलते हुए व्याकरण के छोटे मोटे प्रश्न, एक वाक्य के विकल्प के प्रश्न, बड़े प्रश्न समझाते हुए आगे एक अंक को हम बढ़ाएंगे। मिलेंगे दूसरे पीरियड में।